मेरा ख्याल है कि आप सभी को लग रहा होगा। और वो ये कि त्रिपाठी जी के सम्मुख पहले बोलने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले बोलने के बाद क्या बातें मैंने ठीक बोली और नहीं बोली, ठीक नहीं बोली, ये मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो बाद में बोलने पर वो सुविधा छिन जा रही है, लेकिन इसके बाद भी मैं उनसे पूछ लूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा एक लंबा पर्चा है, और उसके जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि उसका आधा अंश ही उन्होंने पढ़ा है, या उसकी कुछ बातें बताई, तो शायद उन्होंने शेयर कर दिया है, आशीष जी के पास है। तो हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो हम लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि उस पूरे पर्चे को हम लोग पढ़ सकें और उस ज्ञान का लाभ हमें भी मिल सके। अब सूरज को दिया दिखाने वाली जो कहावत है, कुछ कुछ वैसा ही वैसी तरीका मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा। और समय भी शायद 1 बजे की सीमा है, उसके बाद इसको मंच को इस सभागार को छोड़ना होगा। मैं सिर्फ एक बात की तरफ संकेत करना चाहता हूँ, रचना और आलोचना के संबंध विषय की चर्चा के प्रसंग में। और वो ये है कि सामान्य रूप से हिंदी में आलोचना का जो अर्थ प्रचलित है, उसका अपना एक इतिहास है, और उस प्रचलित इतिहास से ही हम रचना और आलोचना के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंदी वालों की विशेष समस्या है, दूसरे लोगों की भी होगी, लेकिन संस्कृत के विद्वानों की उतनी नहीं होगी जितनी हिंदी और भारतीय भाषा के दूसरे जो विषय हैं उनकी होगी। और उसका कारण ये है कि आलोचना शब्द हमारे यहाँ भारतीय भाषाओं में, संस्कृत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अंग्रेजी से आया है। वो लुच धात वगैरह वो सब छोड़ दीजिए, वो तो बात की, उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि हिंदी में आलोचना क्रिटिसिज्म के अनुवाद के रूप में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अनुवाद के। और अगर आप पश्चिम में या अंग्रेजी में भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास को देखिए, तो आधुनिक इतिहास को अगर आप देखिए और ग्रीक परंपरा को आप छोड़ दीजिए, तो उसका इतिहास बहुत नया है। और कई बार आश्चर्य होगा आपको जानकर कि उसकी शुरुआत एक तरीके से 20वीं शताब्दी में होती है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अंग्रेजी को विश्वविद्यालयों में पढ़ाने लायक एक विषय के रूप में स्वीकृति यूरोप में, इंग्लैंड में भी बहुत बार मिली। हमारे यहाँ जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ पहले मिल गई थी। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 19वीं सदी में शुरुआत में अंग्रेजी में जिस प्रकार की आलोचनाएं लिखी गई, वो जिनको आज आप पुस्तक समीक्षा या रिव्यू कहते हैं, वो, और उसके पीछे प्रिंटिंग प्रेस की बड़ी भूमिका है कि प्रिंटिंग प्रेस आने के साथ बड़ी संख्या में किताबें छपने लगी, और उनके प्रचार प्रसार के लिए बुक रिव्यू को एक कमर्शियल वेंचर के रूप में उसको तमाम पत्रिकाओं में स्थान दिया जाता है। तो शुरुआत जो अंग्रेजी आलोचना की है, आधुनिक आलोचना की है, वो बुक रिव्यू से होती है। और इसका मतलब ये है कि आधुनिक अंग्रेजी या पश्चिमी आलोचना रचना केंद्रित है, कुछ एक पुस्तकों पर या कुछ रचनाओं को आधार बनाकर क्यों लिखी है। वही अर्थ हमारे यहाँ हिंदी में अभी भी चलता है कि आलोचना का मतलब है किसी रचना के बारे में सीधे सीधे अगर आप लिख रहे हैं तब तो वो आलोचना है, नहीं तो फिर वो आलोचना नहीं है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी के इतिहास को या पश्चिमी आलोचना के इतिहास को आप देखिए, तो वहाँ भी 1960 के आसपास आते आते पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है, और फिर रचना केंद्रित आलोचना के बजाय जिसको आप कहते हैं सिद्धांत निर्माण की तरफ वो आलोचना विकसित होती है, जिसको लिटरेरी थियरी फिर वो कहने लगते हैं कि साहित्य के अध्ययन के कुछ हम सिद्धांत विकसित कर रहे हैं, और इनका संबंध किसी एक रचना या किसी एक पुस्तक से नहीं है, बल्कि साहित्य मात्र से। ये चीज थोड़े बाद में आती है,
60 के बाद, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ख़ास तौर से स्ट्रक्चरलिज्म के साथ साहित्य सिद्धांत की चर्चा पश्चिमी आलोचना में बहुत व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ रचना के बजाय साहित्य के अध्ययन के क्या सिद्धांत हो सकते हैं उन पर जोर दिया जाता है, जिसको सासुर की भाषा में वो लैंग कहते हैं। व्याकरण पर जोर है, यूनिवर्सल ग्रामर पर जोर है, ताकि एक पर्टिकुलर रचना के विश्लेषण पर। साहित्य के अध्ययन का जो हमारी भारतीय परंपरा की काव्यशास्त्र की जो परंपरा है उसको आप देखिए, और ये चीज़ मैं कोई सिर्फ अपने समझ से नहीं कह रहा हूँ। नामवर जी की कक्षा के नोट पर आधारित एक किताब है, नामवर के नोट्स पाश्चात्य संस्कृत काव्यशास्त्र, उसमें इस बात को नामवर जी ने भी लिखा है कि काव्यशास्त्र की परंपरा साहित्य मात्र के अध्ययन की तरफ, यद्यपि जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि बात सही है, तो उसमें रचना विशेष के अध्ययन के भी बहुत महत्वपूर्ण अंश मिलते हैं, लेकिन उसका मुख्य जोर साहित्य क्या है। जितने भी संप्रदाय आचार हैं कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, और फिर साहित्य दूसरी विधाओं से, शास्त्रों से कैसे भिन्न है और उसकी भिन्नता का आधार क्या है, इसका उत्तर वो खोजते हैं। ये दो प्रश्न मुझे लगता है कि पूरी काव्यशास्त्र की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है, और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारी काव्यशास्त्र परंपरा के सारे आचार्य अपने अपने ढंग से देने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखिए तो काव्यशास्त्र की परंपरा में जिस प्रकार की आलोचना है, वो आलोचना उस तरह की आलोचना से उसकी संगति ज्यादा बनती है जिसकी शुरुआत पश्चिम में संरचनावाद के बाद होती है। लेकिन अगर आप उससे पहले की आलोचना देखें, जो पुस्तक केंद्रित आलोचना है, और उसी को आप आलोचना माने, तो इसका मतलब है कि आप पश्चिम में भी आलोचना के विकास के इतिहास से वाकिफ नहीं है, या उसको आपने उसकी एक रूप को तो आप आलोचना मानते हैं, और उसके विकास के दौरान उसमें जो बदलाव आए उसको आप अपने ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप विचार करें तो कई बार ये लगता है कि जहाँ अंग्रेजी आलोचना संरचनावाद के आसपास 60 के बाद पहुंची, उस तरह की बातें अपनी परंपरा में, काव्यशास्त्र की परंपरा में बहुत व्यवस्थित रूप से सोचने और विचारने का सिलसिला पहले से मौजूद था। अब इसका मतलब ये नहीं है, और इस रूप में इसको न लिया जाए कि हम गाल बजाएं या ये सोचें कि जो कुछ हमारी परंपरा में है वो तो अच्छा है, और हमने तो ये पहले से सोच रखा था, पश्चिम वालों ने तो बाद में सोचा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमेशा अपनी निंदा करना भी कोई जरूरी नहीं है। अगर अपनी परंपरा में कोई चीज़ अच्छी है, या पश्चिम से पहले उसकी वो प्रकार के विचार हमारे यहाँ आए हैं, तो उसको स्वीकार करने में भी कोई हर्ज नहीं। बुराई खोजना, कमियां खोजना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई अच्छाई है तो उसको स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो काव्यशास्त्र की परंपरा काफी कुछ वही काम करती है जो पश्चिमी परंपरा में संरचनावाद के बाद हुआ। एक दूसरी चीज के दूसरा एक विचार है, उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि अगर आप पश्चिम की आलोचना के इतिहास को भी देखें तो उसमें और साहित्य की आलोचना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये माना गया कि साहित्य और कलाओं में ज्ञान नहीं होता है। जो नॉलेज की जो कैटेगरी है उसको साहित्य और कलाओं से बाहर रखें, और इसलिए साहित्य और कलाओं को कहीं ना कहीं ज्ञान के अनुशासन में रहना चाहिए। उसका प्रभाव अगर आप आधुनिक हिंदी साहित्य, दूसरी भाषाओं का जो साहित्य है, उस पर आप देखें कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी 20वीं शताब्दी में बहुत गहरा पड़ा है, और साहित्य को ज्ञान से भरने का परबस प्रयास किया जाता है कि जितना ज्ञान हम साहित्य में भरेंगे उतना ही वो गंभीर और श्रेष्ठ साहित्य होगा।
अब ये भी विडंबना है कि इतना ज्यादा भी आप ज्ञान मत भर दें उसमें कि फिर वो साहित्य न रह जाए, समाज विज्ञान बन जाए। आधुनिक आलोचना, और वो फिर साहित्यिक आलोचना नहीं, फिर विमर्श बन जाए। तो आधुनिक आलोचना की भारतीय भाषाओं में और हिंदी में जो एक समस्या है वो ये रही है कि वो साहित्य को लगभग ज्ञान की एक कोट के रूप में देखने का प्रयास करने लगे। जबकि अगर आप यहाँ तक कि पश्चिमी आलोचना में भी अगर आप देखिए तो एक एक पॉइंट के बाद उनको भी इस चीज का एहसास हुआ कि साहित्य सिर्फ ज्ञान नहीं, संवेदना का या अनुभूति का उसमें गहरा संस्पर्श है। और इसीलिए उस तरह के आलोचक भी जिनको आप 24 कैरेट का मार्क्सवादी आलोचक कहते हैं, उनके यहाँ भी इस प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। जैसे मैं अगर आप नाम लूँ तो टेरी ग्रिप्टन के चिंतन में इधर जो बड़ा बदलाव आया है उसमें वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साहित्य की साहित्यिकता की हमने उपेक्षा की है और उस पर हमें नए सिरे से विचार करना चाहिए। तो अगर हमारे काव्यशास्त्र के आचार्य साहित्य की साहित्यिकता को खोजने का प्रयास कर रहे थे और साहित्य से ज्ञान के बजाय वो रस को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं। और हमें नहीं, अब तो पश्चिम के आलोचक और विद्वान भी, साहित्य के अध्येता भी सीख रहे हैं, भले ही वो ये न कहें कि इसकी कुछ प्रेरणा हमें भारतीय काव्यशास्त्र के जो आचार्य हैं उनका चिंतन है उससे मिली है। तो कोई जरूरी नहीं कि उसको स्वीकार करे या न करे, लेकिन हमारी जो काव्यशास्त्र के अध्ययन की परंपरा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनको हम वो सामंतवादी और पता नहीं क्या क्या कह के खारिज करते रहे एक जमाने, उस इस तरह की जो रेट्रिक्स है उससे बाहर निकल कर उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। आपने सुना कि दादा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उसके कई पक्षों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया। हम उनके आभारी हैं, उनसे हमेशा हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और पूरा परिचय हम पढ़ेंगे हम लोग।